दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो आईटी, टेलीकॉम, डिफेंस और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में काम करती है। कंपनी के क्लाइंट में गवर्नमेंट और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन शामिल है और ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी तो दमदार दिख रही है, तो सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए डिटेल में समझते हैं मारुशिका टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। मारुशिका टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक आईटी और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का कोर फोकस है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सिस्टम, डिफेंस, ऑटो टेक सॉल्यूशंस, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस। ये सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करती बल्कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है जो इसके बिजनेस को ज्यादा स्केलेबल और स्टिकी बनाता है। कंपनी मेनली काम करती है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसका मतलब है कंपनी के मेजर क्लाइंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां ऑर्डर साइज बड़ा होता है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो स्टेबल डिमांड रहती है, रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं, एंट्री बैरियर रिलेटिवली हाई होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। नंबर 1 पर आता है आईटी एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। इस सेगमेंट में कंपनी प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस एंड आईपी सिस्टम, वीडियो वॉल डिस्प्ले सॉल्यूशंस, पावर सॉल्यूशंस, एक्टिव नेटवर्किंग। ये सेगमेंट डिजिटलाइजेशन और डेटा कंजप्शन ग्रोथ के साथ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। नंबर 2 पर आता है ऑटोटेक सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस। ये एक स्पेशलाइज्ड और हाई वैल्यू सेगमेंट है जहां कंपनी काम करती है रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग, कंट्रोल पैनल। डिफेंस सेक्टर में एंट्री मुश्किल होती है इसलिए ये सेगमेंट स्ट्रॉन्ग मोड क्रिएट करता है। और नंबर 3 पर आता है स्मार्ट सॉल्यूशंस। कंपनी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। ये सेगमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ ग्रो हो सकता है। कंपनी के क्लाइंट गवर्नमेंट और पीएसयू सेगमेंट से आते हैं जहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। गवर्नमेंट क्लाइंट का मतलब हाई क्रेडिबिलिटी, लार्ज प्रोजेक्ट साइज, पेमेंट साइकिल थोड़ा स्लो हो सकता है जो कि एक रिस्क पैदा करता है। ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ। कंपनी ने 150 प्लस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। 31 जुलाई 2025 तक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वैल्यू की बात करें तो 2835.42 लाख का यानी 28.35 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को इंडिकेट करता है। कंपनी का लगभग 95% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है जबकि सरकारी और पीएसयू का योगदान सीमित है। दर्शाता है कि कंपनी की डिपेंडेंसी नॉन गवर्नमेंट क्लाइंट्स पर काफ़ी ज़्यादा है। एक बार सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो आईटी और टेलीकॉम सेक्टर से 4850.36 यानी 99.72% का रेवेन्यू, स्मार्ट सिटी से 4 करोड़ यानी 0.08% का रेवेन्यू और ऑटोटेक सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस से 9.59 करोड़ का यानी 0.20% का रेवेन्यू। कंपनी का लगभग पूरा रेवेन्यू आईटी एंड टेलीकॉम सेगमेंट से ही आता है। स्मार्ट सॉल्यूशंस और डिफेंस से जुड़े ऑटो टेक सॉल्यूशंस का योगदान अभी बहुत ही सीमित है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी बिजनेस फिलहाल एक प्रमुख सेगमेंट पर डिपेंडेंट है। अब एक बार इस कंपनी के आईपीओ के साथ पॉजिटिव्स और रिस्क क्या हो सकती है वो समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव्स की बात करें तो प्रेजेंस इन आईटी, डिफेंस एंड स्मार्ट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड पीएसयू क्लाइंट बेस, हेल्दी ऑर्डर बुक, एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बात करते हैं रिस्क की तो रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है, एग्जीक्यूशन डिले का रिस्क, SME आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी का रिस्क कंसर्न पैदा करता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 12 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 16 फरवरी तक खुला रहेगा। 19 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होने वाला है। 111 से 117 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। 26.97 करोड़ का आईपीओ साइज जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है।
बुक बिल्ड इशू टाइप है जहां एनएससी का एसएमई आईपीओ होने वाला है। 2,80,800 रुपए के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 24 से सितंबर 25 तक के शो किए। असेट्स की बात करें तो 48.37 करोड़ के असेट्स जो बढ़ के 62.68 करोड़ हो चुकी है। इनकम 60.83 करोड़ थी जो 85.63 करोड़ मार्च 25 में और 48.71 करोड़ सितंबर 25 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.14 का मार्च 24 का प्रॉफिट था जो बढ़ के 6.29 करोड़ मार्च 25 में और 3.14 करोड़ सितंबर 25 तक का है। वहीं अगर EBITDA की बात की जाए तो 5.67 का EBITDA मार्च 24 का, 10.47 का मार्च 25 का और 5.64 का सितंबर 25 तक का EBITDA। वहीं नेटवर्क की बात करते तो 8.45 की मार्च 24 की जो बढ़ के 18.51 सितंबर 25, 7.58 का रिजर्व मार्च 24 का जो बढ़ के 12.28 सितंबर 25 तक। और बोरोइंग की बात करें तो 19.64 का बोरोइंग मार्च 24 का था जो बढ़ के 21.37 करोड़ मार्च 25 तक और सितंबर 25 में घट के 18.92 करोड़ का बोरोइंग कंपनी का है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के असेट और टोटल इनकम में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही पेट और EBITDA दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। कंपनी की नेटवर्क और रिजर्व्स भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, जबकि बोरोइंग में डिक्लाइन देखने को मिला है। इससे क्लियर होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशन बेटर हुई है और ओवरऑल फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नजर आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। 31 मार्च 2025 में ROE 52.77% था जो घट के सितंबर 25 में 18.52% हुआ। ROC 26.88% से घट के 13.89%, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.39 से घट के 1.02, रिटर्न ऑन नेटवर्क 52.77% से घट के 18.52%, पेट मार्जिन 7.37% था जो घट के 6.45%, EBITDA मार्जिन 12.28% था जो घट के 11.59%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.74 था जो घट के 3.94 हुआ। EPS प्री IPO 10.09 का है जो पोस्ट IPO 7.35 होगा। PE रेशियो 11.60 का है जो पोस्ट IPO 15.91 का रह जाएगा। ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी के ROE, ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्क में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर प्रेशर को इंडिकेट करती है। पॉजिटिव साइड पर डेब्ट लेवल में डिक्लाइन हुआ है जो बैलेंस शीट के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है, लेकिन पेट और EBITDA दोनों में रिडक्शन देखने को मिला है जो शॉर्ट टर्म अर्निंग पर इम्पैक्ट दिखाता है। साथ ही कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 3.94 का है जो रिलेटिवली हायर वैल्यूएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। IPO के बाद EPS डाइल्यूट होगा जिसका इफेक्ट PE रेशो में थोड़ी सी इंक्रीज के रूप में दिख सकता है, इसलिए वैल्यूएशन फ्रंट पर IPO थोड़ा एग्रेसिव लगता है। इसलिए इन्वेस्टर को इस एस्पेक्ट को केयरफुली ध्यान में रखकर इस IPO को एनालाइज करना चाहिए। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां मारुशिका टेक्नोलॉजीज का EPS 5.04 का है, PE रेशो 13.75 का है तो रिटर्न ऑन नेटवर्क 18.52 का है। वहीं वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी का -3.70 का EPS है, -24.59 का PE रेशो और 8.80 का रिटर्न ऑन नेटवर्क है। जबकि सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 4.01 का EPS है, 12.47 का PE रेशो और 4.76 का रिटर्न ऑन नेटवर्क है। ओवरऑल मारुशिका टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पीयर्स के कंपैरिजन में बेस्ट बैलेंस ऑफर करती है, जहां हाईएस्ट EPS, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्क और रीजनेबल PE वैल्यूएशंस। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सारे वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलते रहे। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि GMP के आधार पर किसी भी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज की कंपनी का IPO रिव्यू करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो ROE, ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्क में शार्प डिक्लाइन दिखा है जो प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बनाता है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो डेब्ट कम हुआ जो बैलेंस शीट के लिए अच्छा साइन है, लेकिन पेट और EBITDA भी गिरे हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.94 का है जो हायर वैल्यूएशंस को दिखाता है। EPS डाइल्यूट होगा और PE रेशियो IPO के बाद बढ़ता हुआ, इसलिए वैल्यूएशंस के एंगल पर IPO एग्रेसिव साइड पर दिखता है।
नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में असेट और टोटल इनकम में स्टडी ग्रोथ दिख रही है। पेट और इबिटा इंप्रूव हुए हैं जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बताता है। साथ ही नेटवर्क और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बोरोइंग गिरती हुई दिखी है, जिससे क्लियर है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग और स्टेबल है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन के बेसिस पर मारुशिका टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिलेटिवली अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल ग्रे मार्केट में इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है और स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जहां यूएस इंडिया ट्रेड डील, बजट, इंडिया यूरो ट्रेड डील, आरबीआई पॉलिसी जैसे बड़े इवेंट के बाद मार्केट अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और पिछले 2-3 दिन से मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ भी दिखा। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ हाई क्वालिटी आईपीओज जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और जिनकी वैल्यूएशंस बेहतर हो, उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ को मैं अवॉइड करने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताइए, अप्लाई या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।